चलो उठो, अब वक्त नहीं है सोने का, लिखो इतिहास नया, यह दौर है होने का। कदम कदम पे ठोकर मिले तो डरना मत, यही रास्ता है खुद को मजबूत बनाने का। जो आज हंसे हैं तुम पर, कल वही तालियां बजाएंगे, बस हिम्मत रखो हालात खुद झुक जाएंगे। ज्ञान को हथियार बना मेहनत को ढाल कर, तू बदल दे किस्मत अपनी खुद पर कमाल कर। रुकना नहीं झुकना नहीं, ये याद हमेशा रखना है। जीत जीत उसी की होती है जो हार से भी लड़कर जीतता है। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला बाई आर के में। आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने भाषा लिपि और व्याकरण 2026, जो कि 6 to 8 और सी टेट यूपी टेट वाले विद्यार्थियों के लिए रहेगा। ठीक है, तो और मैं इसमें आपको परिभाषाएं और 10 महत्वपूर्ण एमसीक्यू करवाऊंगा जो टेट परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। शुरू करते हैं। लिपि उस भाषा, लिपि और व्याकरण। तो शुरू करते हैं। भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। लिपि उस भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त संकेत चिन्ह है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप को नियंत्रित करने वाले नियम है। देख लेते हैं। हिंदी की लिपि देवनागरी है, जो 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा बनी। व्याकरण भाषा के 4 अंग वर्ण, शब्द, पद और वाक्य के माध्यम से भाषा को सही बोलना और लिखना सीखता है। अब बच्चों, हम विस्तार से चर्चा करेंगे भाषा क्या है। मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का माध्यम भाषा है। यानी जब व्यक्ति या कोई अन्य अपने विचारों या भावों को बोलकर या लिखकर व्यक्त करता है, उसी माध्यम को हम भाषा कहते हैं। यानी या तो वो बोलकर या लिखकर किसी भी बात को व्यक्त करे, किसी भी विचार को व्यक्त करे, वही विचार भाषा है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा किसे कहते हैं? बोलकर विचार करना, व्यक्त करना। जब 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हों, उस माध्यम को हम मौखिक माध्यम कहेंगे। और जब कोई व्यक्ति लिखकर अपनी बात रख रहा हो तो उसे हम लिखित माध्यम कहेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है बोली। छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा का स्थानीय रूप बोली होता है। यानी बहुत ही कम क्षेत्रफल में जो भाषा बोली जाती है, उसी को हम बोली कहते हैं। भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको भाषा के मुख्य 2 रूप बताए, ठीक उसी प्रकार भाषा के कुछ अन्य रूप भी होते हैं। ये अन्य रूप कौन कौन से हैं? मातृभाषा नंबर 1, नंबर 2 राष्ट्रभाषा, नंबर 3 राजभाषा, नंबर 4 मानक भाषा। अब इनके बारे में देख लेते हैं। मातृभाषा क्या है? जिस भाषा को बालक बचपन में अपनी माँ से सीखता है, उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी जिस भाषा के द्वारा बालक सबसे पहले सीखता है, यानी जिस भाषा को वो सबसे पहले कैच करता है, सीखता है, उसी को उस बच्चे की मातृभाषा कहते हैं। ठीक है, जो कि इसका उदाहरण क्या है? परिवार से सीखी गई भाषा। यानी जो परिवार में जो भाषा उसने सीखी है, वो उसकी मातृभाषा है। राष्ट्रभाषा, वो राजभाषा, सॉरी। जब किसी देश में सरकारी काम में भाषा का प्रयोग होता है, उसे राजभाषा कहते हैं। अंग्रेजी हमारी सह राजभाषा है। तो राजभाषा कौन सी है? हिंदी। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब कोई सरकारी काम, यानी जितने भी सरकारी कामकाज हैं, वो जिस भाषा में होते हैं, उसे उस देश की राजभाषा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो काम होते हैं, वो एक तो हिंदी में, अंग्रेजी में, और जो स्टेट के अनुसार, यानी राज्यों के अनुसार जो उनकी उस स्टेट की, यानी राज्य की भाषा होती है, वो भी राजभाषा के रूप में प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से जो राजभाषा है वो हिंदी है। सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी हो सकती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। ये जो अन्य भाषाएं हैं, ये जो है, ये सहायक राजभाषा के अंतर्गत आती हैं। राष्ट्रभाषा की बात कर लेते हैं। भारत में अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी, लिखी, सुनी जाती हैं। सब प्रदेशों की अपनी अलग अलग भाषा है। भारतीय संविधान ने 22 भाषाओं को स्वीकार किया है। यानी हमारे यहाँ जो रजिस्टर्ड भाषा हैं,
संवैधानिक रूप से मान्य भाषाएं उनकी संख्या कितनी है? 22। और ये 22 भाषा कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न यहाँ से आ सकता है। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, पंजाबी, नेपाली, तमिल, तेलुगु, कड़क, गुजराती, बांग्ला, उड़िया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुर, मराठी, मलयालम, मैथिली, डोंगरी, बोडो, सांदली और सिंधी आदि। इन सभी भाषाओं का प्रयोग अपने अपने क्षेत्र में ही किया जाता है, पर हिंदी को पूरे भारत में बोला जाता है, इसलिए हम इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक रूप में या प्रमाणित रूप में भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा अब तक नहीं है, यानी अभी तक भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसी का था मानक भाषा। मानक हिंदी भाषा का ही मानक रूप होता है। इसे शिक्षा कार्यालय लीन कामों में प्रयोग किया जाता है। हम जानते हैं कि भाषा का क्षेत्रकाल और पात्र की दृष्टि से व्यापक होता है। सभी भाषाओं के विविध रूप को मानक कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जो भाषा किताबों में प्रयुक्त होती है, एनसीईआरटी सीबीएसई में जो भाषा प्रयुक्त है, वही मानक भाषा है। यानी सरकारी कार्यालयों में जो काम करने की भाषा है, वही काम करने की भाषा मानक भाषा है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ रही हो, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। अब बात करते हैं लिपि। भाषा के लिखने की ढंग या चिन्हों को लिपि कहते हैं। यानी वे ध्वनि या चिन्ह जिसके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है, वह उस भाषा की लिपि कहलाती है। ठीक है, यानी जिस ध्वनि या चिन्हों से किसी भी भाषा का निर्माण किया जाए, वह उस भाषा की लिपि होगी। ठीक है, प्रमुख लिपियाँ जैसे मान के चलिए भारत की हिंदी की लिपि देवनागरी है। अब देवनागरी में क्या है, आ से यहाँ तक जो अक्षर दिए गए हैं, अक्षर मीन्स ध्वनि यानी चिन्ह, यानी जिस ध्वनि या चिन्हों से हिंदी वर्णमाला लिखी जा रही है, यानी देवनागरी लिखी जा रही है, तो जो देवनागरी है वो एक लिपि है, तरीका है किसको लिखने का? हिंदी को लिखने का। हिंदी तो प्रमुख जो लिपियाँ हैं वो हिंदी, संस्कृत, देवनागरी लिपि है जो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। यानी जो देवनागरी लिपि थी वो कहाँ से आई? वो बेटा ब्राह्मी लिपि से आई। इसके अलावा जो अन्य जो लिपियाँ और भाषा हैं उन पर बात कर लेते हैं। लिपि यानी भाषा देख लेते हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, यानी हिंदी, संस्कृत, मराठी की जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी की गुरमुखी, उर्दू फारसी की फारसी, अरबी की अरबी, बांग्ला की बांग्ला, रूसी की रूसी, अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश की जो लिपि होगी वो क्या होगी बेटा? रोमन होगी। ठीक है, व्याकरण देख लेते हैं। परिभाषा। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को पढ़ने, लिखने और बोलने के नियम सिखाता है। कहने का आशय यह है कि भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना ही क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। ठीक है, व्याकरण के अंग कौन से हैं बेटा? व्याकरण के जो है मुख्यतः 4 अंग हैं। नंबर 1 वर्ण विचार। वर्णों, इसमें हम जो है वर्णों के आकार, उच्चारण, प्रकार, स्वर, व्यंजन का अध्ययन करते हैं। यानी जो अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, का से ज्ञा तक, उनका आकार यानी तरीका, उन्हें उच्चारण किस तरह से बोला जाता है, ठीक है, स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार दूसरा टॉपिक है। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्दों की उत्पत्ति यानी कौन सा शब्द कहाँ से आया, भेद और उनकी बनावट का अध्ययन करते हैं। पद विचार में वाक्य में प्रयोग शब्दों का पदों का अध्ययन करते हैं। यानी जब वाक्य कोई शब्द है वो वाक्य में प्रयोग हो तो उसके अध्ययन करने की प्रक्रिया को ही हम पद कहते हैं। यानी जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वो पद कहलाता है और उसी पद का अध्ययन करना ही पद परिचय कहलाता है। वाक्य विचार, वाक्यों की रचना, विशेषण और उनके प्रकारों का अध्ययन हम इस वाक्य विचार के अंतर्गत करेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं बेटा। हिंदी की लिपि देवनागरी है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, एक और लिपि लिखी जाती है बेटा जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। हिंदी हमेशा बाएं से दाएं लिखी जाएगी, यानी बाईं तरफ से दाएं, लेकिन उर्दू और फारसी हमेशा दाएं से बाएं लिखी जाएगी। ठीक है, उल्टा होता है हिंदी का। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये ध्यान रखना है। व्याकरण का मुख्य कार्य भाषा में एक रूपता
और शुद्धता बनाए रखना है। व्याकरण और भाषा का संबंध, कोई भी व्यक्ति व्याकरण को जाने बिना भाषा के शुद्ध रूप को नहीं सीख सकता। इसी वजह से भाषा और व्याकरण का बहुत गहरा संबंध है। व्याकरण भाषा को उच्चारण, प्रयोग, अर्थों के प्रयोग के रूप को निश्चित करता है। बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं बेटा, इस पाठ से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। भाषा किसे कहते हैं? तो क भावों के आदान प्रदान, ख लिखने के ढंग को, ग भाषण देने की कला को, ग इन सभी को। तो बेटा भाषा किसे कहते हैं? भावों के आदान प्रदान के साधन को ही हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। आंसर क्या होगा? क। ठीक है। लिपि कहते हैं भाषा के शुद्ध प्रयोग को, मौखिक रूप को, भाषा के लिखने की विधि को, लिखित रूप को। तो बेटा लिपि कहते हैं भाषा के लिखने की विधि को। आंसर किसके साथ जाएंगे? ग के साथ। प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। बोलकर भाव एवं विचार व्यक्त करने वाली भाषा को कहते हैं? बोलकर सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, मौखिक भाषा या वैदिक भाषा। तो बेटा इसका सही जवाब होगा, हाँ आपने सही जवाब दिया, ग मौखिक भाषा। प्रश्न संख्या 4, लिखित भाषा का अर्थ है लिपि को समझना, विचारों का लिखित रूप, विचारों का मौखिक रूप, विचारों को बोलकर समझना। तो बेटा इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 4 का ख, विचारों का लिखित रूप। प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति बेटा किससे हुई है? सही जवाब क्या होगा? घ, संस्कृत से। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो बेटा मैंने बताया था कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, इसका सही जवाब होगा 22। प्रश्न संख्या 7, मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा लिखकर प्रकट किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? लिपि, व्याकरण, बोली या भाषा। तो बेटा मैंने ये भी बताया था क्या कहते हैं? लिपि का आंसर आएगा। प्रश्न संख्या 8, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बेटा क्या कहते हैं? लिपि, उपभाषा, बोली, मौखिक भाषा। तो बेटा भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं बोली, जो कम क्षेत्रफल में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 9, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है लिखित भाषा द्वारा, मौखिक भाषा द्वारा, व्याकरण द्वारा, बोली द्वारा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है? हाँ सही पहचाना, प्रश्न संख्या 9 ग, व्याकरण के द्वारा। अंतिम प्रश्न है बेटा आज के लिए, भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र कहलाता है? लिपि, व्याकरण, नियम या लिखित भाषा? बेटा व्याकरण कहलाएगा। तो बेटा ये था आज की वीडियो का मुख्य टॉपिक। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।